नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं लेके आई हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो इसी विचार के साथ बढ़ते हैं हम आज की अपनी क्लास की तरफ। शुरू करते हैं आज की हमारी रीजनिंग की क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है वेन आरेख, वेन डायग्राम। ये क्या होता है? मैंने कहा वेन आरेख, तो आप बोलोगे मैम ये क्या होता है? तो वेन आरेख क्या होता है? कुछ आकृतियां होती हैं, इन आकृतियों से तुम्हें कुछ डाटा दिया होता है, वो निकालना होता है। क्या इन्होंने कुछ आकृति बना के दे दी कि जो सर्कल वाले लोग हैं, जो गोला है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गोला दर्शाता है शिक्षित लोग। क्या दर्शाता है जी? मैंने कहा शिक्षित लोग। और त्रिभुज क्या दर्शा रहा है? त्रिभुज दर्शा रहा है बेरोजगार। क्या दर्शा रहा है जी? बेरोजगार। जितने भी लोग बेरोजगार हैं उसको किसके द्वारा दर्शाया जा रहा है? तो मैं बोलूंगी उसको त्रिभुज के द्वारा दर्शाया जा रहा है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। मैंने कहा आप ये देख पा रहे होंगे वर्ग। मैंने कहा ये दिखा रहा है, ये दर्शा रहा है ग्रामीण। ये क्या दर्शा रहा है? ग्रामीण। अब क्या है? अब क्या है? तो उसने बोला कि कितने लोग। अब उन्होंने एक इसको क्या इसको एक सिचुएशन बना दी। क्या बना दी? कि कितने लोग शिक्षित हैं? मैंने कहा जो गोले के अंदर है वो शिक्षित हैं। अच्छा जी। कितने लोग बेरोजगार हैं? मैंने कहा जो त्रिभुज के अंदर है वो बेरोजगार हैं। कितने लोग गांव से हैं? कितने लोग ग्रामीण हैं? मैंने कहा जो आपके वर्ग के अंदर है वो ग्रामीण है। अच्छा, अब उसने मुझसे प्रश्न पूछ लिया। आपसे प्रश्न वो कैसे प्रश्न पूछेगा? वो प्रश्न पूछेगा कि आप बताइए कि ग्रामीण और बेरोजगार, ग्रामीण, बेरोजगार और शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? मैंने कहा अच्छा जी, मतलब वो ग्रामीण भी होना चाहिए, बेरोजगार भी होना चाहिए और शिक्षित भी होना चाहिए। मैंने कहा देखो पहले तो ग्रामीण। मैंने कहा ग्रामीण ही तो सारे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा त्रिभुज के अंदर भी आना चाहिए। मैंने कहा ये तो नहीं आ रहा। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये किसके अंदर आ रहा है? गोले के अंदर, यानी कि शिक्षित है। मैंने कहा हाँ जी, ये 4 आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? ये त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और गोले के अंदर भी आ रहा है। तो 4 लोग कैसे हैं? मैंने कहा 4 लोग जो हैं वो ग्रामीण भी हैं, मतलब गांव से भी बिलोंग करते हैं। मैंने कहा उसके साथ साथ शिक्षित भी हैं। मैंने कहा अच्छा जी, लेकिन इनकी बुरी किस्मत के कैसे हैं? बेरोजगार भी हैं। इनको रोजगार भी नहीं मिला, बेरोजगार। क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ, शिक्षित भी है, ग्रामीण भी है और बेरोजगार भी है। तो अगर उसने मुझसे पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं लेकिन शिक्षित हैं, उसने ये नहीं पूछा ग्रामीण है, उसने बोला बेरोजगार हैं लेकिन शिक्षित हैं, तो ग्रामीण वालों को हटा दूंगी। तो ये तो शिक्षित हैं और ये कैसे हैं? बेरोजगार भी हैं। तो 12 लोग कैसे हैं? बेरोजगार भी हैं और शिक्षित भी हैं। बेरोजगार प्लस शिक्षित। क्लियर है यहां तक? ऐसे कुछ प्रश्न वो आपसे पूछता है। और क्या प्रश्न पूछेगा? और सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि ऐसे कौन से कितने लोग हैं जो शिक्षित हैं और ग्रामीण हैं? शिक्षित हैं और ग्रामीण हैं, मतलब उनके पास रोजगार होगा। तो मैंने कहा देखो शिक्षित हैं और ग्रामीण हैं। मैंने कहा ये 9 लोग। 9 लोग कैसे हैं? मैंने कहा 9 लोग जो हैं वो आपके कैसे हैं? शिक्षित भी हैं और ग्रामीण भी। शिक्षित भी हैं और ग्रामीण भी, मतलब वो बेरोजगार नहीं है। तो हो सकता है उनके पास क्या हो? रोजगार हो। बिल्कुल बेरोजगार नहीं है तो रोजगार के साथ होंगे, उनके पास रोजगार हो। बिल्कुल क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम वेन आरेख के क्या करेंगे? कुछ प्रश्न करेंगे, वेन आरेख के प्रश्न। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ।
उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। किस किस के बीच? डॉलर, शहद, मुद्रा। यानी कि आपको ऐसी आकृति बनानी है जो तीन चीजों के बीच में क्या दिखाए? संबंध दिखाए। किसके बीच में? डॉलर, मुद्रा और शहद। अच्छा एक बात बताओ, मुद्रा का मतलब क्या होता है? किसी भी राष्ट्र की प्रचलित प्रणाली जिसमें लेन देन होता हो। अब बोलोगे मैम आप तो बड़े कठिन वर्ड यूज कर रही हो। मैंने कहा देखो, कोई ऐसी चीज जिसके थ्रू आप उसको देके कुछ चीजें खरीद सको। आप बोलोगे आप रुपए की बात कर रही हो। मैंने कहा हाँ जी मैं रुपए की बात कर रही हूँ। मैंने कहा पर आपको ध्यान है कि रुपया तो आपके भारत की मुद्रा है। रुपया तो आपके भारत की मुद्रा है, हर एक जगह की नहीं है। आपने बोला ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ जी। तो मैम आप ये कहना चाह रही हो कि मैं जितने हम रुपए कमाते हैं वो सिर्फ भारत में चलते हैं और कहीं नहीं चलते हैं? मैंने कहा देखो, रुपया भारत की मुद्रा है। आपकी जो भी सैलरी है, जो भी आमदनी है, वो भारत में रुपए में आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि विदेश में आपका रुपया वेस्ट हो जाएगा, नहीं। वो क्या होता है? बदल जाता है, दूसरी करेंसी में एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा मतलब अगर मैं मान लो सपोज करो मुझे घूमने जाना है पाकिस्तान। मैंने कहा आपको पाकिस्तान ही क्यों जाना है, आप और जगह चले जाओ। तो अच्छा मैम मैं ना यूएसए जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अगर आप यूएसए जाना चाहते हो तो वहां पर आपका रुपया नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? रुपया नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने रुपए को चेंज करवाना पड़ेगा। किसमें? डॉलर में। क्योंकि वहां पे आप जो भी चीज खरीदोगे ना तो वहां पर डॉलर में ही खरीदोगे। बोले ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ जी ऐसा ही है। बोले क्यों? मैंने कहा देखो, आप डॉलर लेके हमारे यहाँ किसी दुकान पर गए, वो उसको लेगा? बोला बिल्कुल भी नहीं लेगा भाई, क्योंकि उसके तो वो कुछ काम का ही नहीं है। आप कहोगे मैम क्यों नहीं लेगा, वो तो डॉलर है। मैंने कहा देखो, डॉलर जब एक्सचेंज होता है ना तो उसका लेखा जोखा रखा जाता है। आप ऐसे किसी को दे दो तो वो ब्लैक में माना जाएगा। ठीक है, सप्लाई हो जाएगी उसकी ब्लैक मनी। तो मैंने कहा देखो डॉलर क्या है, आपसे एक बात तो पता चल गई कि डॉलर क्या है, एक मुद्रा है। और शहद मुद्रा है? मैंने कहा नहीं, शहद तो बिल्कुल अलग चीज है, शहद मुद्रा नहीं है। तो मैंने कहा मुद्रा के बीच में क्या आता है? मैंने कहा मुद्रा के अंदर डॉलर आता है। और शहद, मैंने कहा शहद तो बिल्कुल अलग चीज है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट? यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि डॉलर मुद्रा और शहद जो है वो डॉलर और मुद्रा से बिल्कुल अलग है। ये तो हो गया आपका डॉलर, सॉरी ये तो हो गया, ये हो गया आपका डॉलर, ये हो गई आपकी मुद्रा, बड़ा वाला मुद्रा, क्योंकि ये सब किसके अंदर आते हैं? मुद्रा के अंदर। क्लियर है? बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसके बीच का संबंध निम्नलिखित वेन आरेख के द्वारा सर्वोत्तम रूप से दिखाया गया। उसने बोला कि उस ऑप्शन का चयन कीजिए जिसका संबंध इस वेन आरेख के द्वारा दर्शाया गया हो। मैंने कहा अच्छा, ठीक है। डॉक्टर पिता भाई, माताएं इंजीनियर महिला, मैंने कहा मैं हर एक का बना के देख लेती हूँ। तो मैंने कहा देखो पहले ना मैं बी वाले का बना के देखती हूँ। मैंने कहा एक बात बताओ, जितनी भी माताएं होंगी वो सब क्या होंगी? महिला। यानी कि महिला के अंदर माताएं आ सकती हैं। आपने बोला जी बिल्कुल आ सकती हैं। मैंने कहा कुछ माताएं और कुछ महिलाएं इंजीनियर भी हो सकती हैं। आपने बोला हाँ। मैंने कहा इसका कुछ ऐसा बन जाएगा, अगर मैं एक बात बोलूं कि माताएं बहनें, तो ये सब क्या है? महिला है। जैसे अभी मैंने मुद्रा बताया ना, तो महिला, माताएं, बहुएं, बहनें, बेटियां, ये सब किसके अंदर आती है? महिला के अंदर सब है, तो महिला ही। आपने बोला मैम बात तो आप सही कह रहे हो, सब महिला ही है। मैंने कहा अब इंजीनियर, आपने बोला इंजीनियर। मैंने कहा देखो इंजीनियर जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही हो, इंजीनियर तो लड़के भी होते हैं। मैंने कहा हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ माताएं और कुछ महिलाएं इंजीनियर हो। मैंने कहा हाँ।
कुछ ऐसा दर्शा दिया मैंने। इसका मतलब मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि ऑप्शन बी तो होगा नहीं। मैंने कहा ठीक है, आपने बोला ठीक है मैम। मैंने कहा यहाँ तक बात क्लियर है, मैं इसको रब कर दूं? आपने कहा रब कर दीजिए, आगे बताइए। मैंने कहा अब चलते हैं। आप पूछेंगे कि मैं आपको हर एक प्रश्न क्यों, हर एक ऑप्शन कर करके क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपसे इन ऑप्शन के आधार पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको डायग्राम बना के दे दिया जाएगा कि आप बताओ कि कौन सा वेन आरेख सर्वोत्तम रूप से इस समुच्चय को दिखा रहा है या दर्शा रहा है। अच्छा, मैंने कहा अगले वाले पे चलते हैं। स्टेशनरी पेन पेंसिल। मैंने कहा पेन और पेंसिल। आप बोलोगे मैम बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता स्टेशनरी क्या होती है। देखो पढ़ाई लिखाई का जो सामान होता है उसको बोलते हैं हम स्टेशनरी। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। इसका मतलब पेन और पेंसिल दोनों स्टेशनरी का पार्ट है। क्या पेन अलग होता है? मैंने कहा जी बिल्कुल पेन अलग होता है, पेंसिल अलग होती है। मैंने कहा देखो पेंसिल भी अलग होती है। और दोनों किस में आते हैं? मैंने कहा दोनों आते हैं स्टेशनरी में। आपने, कुछ लोग बोलेंगे मुझे तो ये पता ही नहीं था। मैंने कहा पता चल गया। स्टेशनरी यानी कि पढ़ाई लिखाई का जो सामान होता है उसके अंदर पेन और पेंसिल भी आते हैं। तो इस वाले को ऑप्शन सी भी नहीं दर्शा रहा। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं दर्शा रहा। मैंने कहा नहीं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला देख लेते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं। उल्लू स्तनधारी सरीसृप। मैं आपको एक बात बता दूं कि स्तनधारी, सरीसृप, उल्लू क्या हो गया? पक्षी। ये तीनों क्या होते हैं? अलग होते हैं। और किसके अंदर आते हैं? एनिमल्स के अंदर, यानी कि एनिमेलिया किंगडम के अंदर आते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? आपस में अलग होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, क्या वो स्तनधारी होते हैं? हम बोले नहीं। क्या उल्लू स्तनधारी है? मैंने कहा नहीं। क्या उल्लू सरीसृप है? कोई भी इसकी विशेषता जो इन दोनों से मिल रही हो? आपने बोला कोई भी नहीं मिल रही। तो मैंने कहा ये तीनों क्या हैं? आप बोलोगे बिल्कुल अलग अलग हैं, इनका एक दूसरे से कोई मेल नहीं है। कैसे मेल नहीं है? ये तो सब एनिमल है, सब जानवर की उसमें आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आते हैं, लेकिन इनका आपस में कोई मेल नहीं है। अब मैम कहना क्या चाह रही हूं? मैंने कहा पेन, पेंसिल और इरेजर, रबड़ जिसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं रबड़। मैंने कहा ये तीनों एक काम आते हैं, लिखने और उसके काम आते हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे से अलग हैं। आपने बोला अलग तो है, लेकिन स्टेशनरी के तो अंदर आते हैं। मैंने कहा वो स्टेशनरी के अंदर ही तो आते हैं, एक दूसरे से तो अलग हैं। आपने बोला हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। मतलब मैं आपको एक प्रश्न में 4 करा रही हूं, एक प्रश्न के जरिए आपको 4 प्रश्न और हो रहे हैं। पहला, डॉक्टर पिता भाई। मैंने कहा देखो डॉक्टर, क्या डॉक्टर पिता नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या डॉक्टर भाई नहीं हो सकता? मैंने कहा हो सकता है। मैंने कहा क्या डॉक्टर पिता, कोई, देखो कहना क्या चाह रही हूं मैं इसको बता दूं। कुछ डॉक्टर पिता भी हो सकते हैं और भाई भी हो सकते हैं। हाँ जी हो सकते हैं। अब मैं इसको उल्टा बोल दूं, कुछ भाई पिता भी हो सकते हैं और डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ पिता डॉक्टर भी हो सकते हैं और भाई भी हो सकते हैं, और कुछ तो तीनों ही हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बात समझ में आई। तो कौन सा वेन आरेख जो है, कौन सा जो समुच्चय है वो उसको दर्शा रहा है? मैंने कहा डॉक्टर, पिता और भाई। ऐसा तो नहीं है कि एक पिता डॉक्टर नहीं हो सकता या वो किसी का भाई नहीं हो सकता। हो सकता है। एक भाई पिता नहीं हो सकता और डॉक्टर नहीं हो सकता। हो सकता है भाई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 40 व्यक्तियों में से 21 को फिल्म देखना पसंद है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये कितने हैं? टोटल ये 40 व्यक्ति हैं। ठीक है।
21 को फिल्म देखना पसंद है, 13 को पिकनिक जाना पसंद है। 21 को फिल्म देखना पसंद है, 13 को पिकनिक जाना पसंद है। 4 लोगों को दोनों में से किसी में भी रुचि नहीं है। मैंने, आप बोलोगे इसमें तो मैं डायग्राम ना बनाऊं तब भी चलेगा, मैंने कोई नहीं बना लो। मैंने कहा 21 को मान लो फिल्म देखना पसंद है, मैंने कहा, और 13 को पिकनिक जाना पसंद है, ठीक है। और 4 लोगों को जो किसी में भी रुचि नहीं है वो है 4 लोग। तो कितने लोगों को कम से कम गतिविधि में रुचि है? मैंने कहा देखो जी, सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है? मैंने कहा 40 में से 21 व्यक्ति तो फिल्म देखते हैं, बिल्कुल, उनको फिल्म देखना बहुत पसंद है, सुबह से शाम तक उनको फिल्म दिखा दो, ठीक है। मैंने कहा 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको दोनों ही पसंद नहीं है। 4 व्यक्ति ऐसे हैं दोनों ही पसंद नहीं। कितने में से? मैंने कहा 40 में से 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको दोनों ही पसंद नहीं है। अब आप बोलोगे मैम इस वाले हिस्से को कब निकालोगे? मैंने कहा बता रही हूँ, रुक जाओ। 40 में से 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको दोनों ही पसंद नहीं है, तो कैसे व्यक्ति हैं? मैंने कहा 36 तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दोनों में से एक ना एक चीज पसंद है। आपने बोला हाँ ठीक है, सही बोला आपने। मैंने कहा यहाँ पे 21 है पहले तो। मैंने कहा 21 तो फिल्म देखते हैं और 13, देखो आंसर तो मेरा यहाँ पे आ गया कि 36 व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी ना किसी काम में रुचि रखते हैं। पर मैं आपको एक और चीज सिखा रही हूँ यहाँ पर आपका आंसर तो ऑप्शन भी हो जाएगा। वो कौन सी चीज सिखा रही हूँ कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों में रुचि रखते हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। मैंने कहा देखो कितने व्यक्ति हैं जो एक न एक गतिविधि में रुचि रखते हैं? आपने बोला 36। मैंने कहा ठीक है, उस 36 का 21 क्या देखते हैं? मैंने कहा 21 तो फिल्म देखते हैं। और 13 क्या देखते हैं? मैंने कहा 13 पिकनिक जाना पसंद करते हैं। मैंने टोटल कितने हो गए? 34 ऐसे व्यक्ति हैं, 34 टोटल हैं जो कुछ, जिनमें से 21 फिल्म देखते हैं और 13 पिकनिक मनाते हैं। मैंने कहा लेकिन एक ना एक एक्टिविटी को तो कुछ और लोग भी तो करते हैं। टोटल तो 36 आ रहे थे, तो मैंने कहा 36 में से 34 घटा दो। मैंने कहा ये जो 2 लोग बचे ना, इन पे कुछ काम नहीं है, ये क्या करते हैं? फिल्म भी देखते हैं और पिकनिक भी जाते हैं। तो यहाँ पे जो जगह थी ये कितने आ जाएंगे? ये 2 लोग आ जाएंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को हम बाद में करेंगे, पहले आगे वाले प्रश्न करते हैं। यहां तक की बात सभी को क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच का संबंध सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। मैंने कहा अच्छा जी। महिलाएं, प्राध्यापक, विधवाएं। महिलाएं, प्राध्यापक और विधवाएं। मैंने कहा जी देखो, महिलाएं, प्राध्यापक और विधवाएं। एक बात मुझे क्लियर है, वो चीज क्या है? तो आपको बताना है कि महिलाएं, प्राध्यापक और विधवाएं। मैंने कहा कुछ महिलाएं विधवा हैं। अच्छा एक बात बताओ, विधवा जो होंगी वो महिलाएं होंगी, पुरुष तो नहीं हो सकते? आपने बोला ये बात आपने एक टके की कही है। मैंने कहा एक बात, कुछ महिलाएं क्या है? कुछ महिलाएं जो विधवा हैं, कुछ महिलाएं विधवा हैं, बिल्कुल विधवा हैं। हाँ जी, ये बात तो क्लियर है। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि कुछ विधवाएं महिलाएं हैं। भाई महिला होगी वही विधवा होगी। पुरुष को क्या बोलते हैं? पुरुष विधवा नहीं होता, वो रणवा होता है, ठीक है, अलग शब्द है उनके लिए। और कुछ महिलाएं प्राध्यापक भी हैं। आपने बोला कुछ महिलाएं प्राध्यापक भी हैं, प्राध्यापक भी हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ महिलाएं प्राध्यापक हो सकती हैं, प्राध्यापक तो पुरुष भी हो सकते हैं। आपने बोला हाँ जी मैम हो सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर एक चीज मुझे पता है कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं, विधवा तो महिलाएं होंगी। आपने बोला मैंने ये ले ली महिलाएं, और इसके अंदर क्या आ गई? विधवाएं। अब आप मुझे बताओ कुछ विधवाएं प्राध्यापक नहीं हो सकती? आपने बोला क्यों नहीं हो सकती? विधवा महिला भी प्राध्यापक हो सकती हैं। मैंने कहा तो मैं कुछ ऐसे बना दूं
ये क्या है मेरा, मैंने कहा ये हो गया प्राध्यापक। तो कैसा बन जाएगा, कैसा दिख रहा है ये, तो मैं देख पा रही हूं ये दिख रहा है आपके ऑप्शन सी की तरह। तो यहां पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। कुछ महिलाएं विधवा हैं, कुछ महिलाएं प्राध्यापक हैं और कुछ विधवाएं प्राध्यापक हैं। विधवाएं भी तो प्राध्यापक हो सकती हैं, आपने बोला विधवाएं भी प्राध्यापक हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं प्राध्यापक होंगी तो पुरुष नहीं होंगे, पुरुष भी हो सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पहले मैं आपको आसान से सवाल करा रही हूं, फिर मैं आपको जो प्रश्न छोड़ती जा रही हूं वो भी कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सही प्रकार से निम्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। क्रॉकरी, प्लेट, बाउल। क्रॉकरी, प्लेट, बाउल। अच्छा मुझे बताओ, क्रॉकरी क्या होता है। क्रॉकरी होता है जितना भी किचन का सामान होता है, बर्तन वगैरह, बर्तन भाड़े, उसमें प्लेट और बाउल। अगर मैं बोलूं ये मेरे पास क्रॉकरी है तो इसमें प्लेट और बाउल, बिल्कुल क्रॉकरी का ही सामान तो है प्लेट और बाउल। तो क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा यहां पर, यहां पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कितने पुरुष केवल महान हैं। आपने बोला क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा अभी समझ आएगा आपको। मैंने कहा ये जो गोला है ना, ये आपको दिखा रहा है ग्रेट। ग्रेट का हिंदी में मतलब होता है कि महान। ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज, ये आपको बता रहा है ह्यूमन, 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 इंसान। अच्छा जी, और ये है ना, ये बता रहा है आपको पुरुष, पुरुष। अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने कहा ये कहना चाह रही हूं कि जितने भी गोला दिखा रहा है वो सब क्या है, ग्रेट है। ग्रेट यानी कि महान है। और जो त्रिभुज दिखा रहा है वो क्या है, ह्यूमन है, इंसान है। और ये जो चतुर्भुज है ये आपको दिखा रहा है ये क्या है, ये पुरुष है। अरे इंसान, ह्यूमन, ह्यूमन में सिर्फ पुरुष नहीं आते, महिलाएं भी आती हैं और भी लोग आते हैं, महिलाएं, पुरुष, अन्य भी आते हैं। बोले बिल्कुल आते हैं। तो मैंने कहा आपको बताना है कि कितने पुरुष केवल महान है। अच्छा कितने पुरुष केवल महान है, आपने बोला देख लेते हैं। मैंने कहा, आपने बोला देखो महान गोला, और महान किससे दर्शाया जा रहा है, गोले से, यानी कि जो गोले के अंदर होंगे और चतुर्भुज के अंदर होंगे वही तो पुरुष महान है। मैंने कहा हाँ जी। कितने पुरुष केवल महान है, मैंने कहा देखो कुछ ये वाले पुरुष महान है। मैंने कहा हाँ, कुछ ये वाले पुरुष महान है। मैंने कहा ये वाले नहीं है, नहीं ये वाले नहीं है, इनके अंदर इंसानियत भी है। मैंने कहा अच्छा, तो 4 और 8 कितने, 12 पुरुष क्या है, केवल महान है, केवल महान है। क्लियर है, तो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है, आप आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। पुरुष खिलाड़ी पिता, पुरुष खिलाड़ी पिता, पुरुष खिलाड़ी पिता। मैंने एक बात आपको बता दी कि जितने भी पिता होंगे वो पुरुष ही होंगे ना, तो यानी कि पिता हो, पुत्र हो, ये सब किस में आते हैं, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं। आपने बोला मैम आप बता चुकी हैं कि पुरुष की कैटेगरी में आते हैं। मैंने कहा ये ले लिया मैंने, पुरुष। कुछ पुरुष पिता भी हो सकते हैं। मैंने कहा, आपने बोला जी बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ पुरुष पिता भी हो सकते हैं, कुछ पुरुष पिता भी हो सकते हैं, कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ पुरुष पिता भी हो सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि सारे पुरुष और पिता खिलाड़ी हों, कुछ पुरुष और पिता खिलाड़ी भी हो सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बैंक, दफ्तर
दुकान। आप देख पा रहे हैं कि त्रिभुज दर्शाता है बैंक को, और ये आपका आयत जो है वो दर्शाता है दुकान को, और आपका वर्ग जो है वो दर्शाता है आपकी ऑफिस को। कितने बैंक दफ्तर नहीं है? मैंने कहा कितने बैंक दफ्तर नहीं है? मैंने कहा ठीक है, मुझे इतना ही तो बताना है जो बैंक दफ्तर नहीं है। यानी कि या तो वो दुकान हो या वो बैंक हो, या तो वो दुकान में हो या क्या हो, बैंक हो, लेकिन वो दफ्तर नहीं होने चाहिए। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा एक तो ये बैंक है खाली। मैंने कहा क्या है? मैंने कहा देखो ये बैंक है। आपने बोला बैंक है? मैंने कहा जी बैंक है। दुकान है? मैंने कहा जी दुकान है, लेकिन दफ्तर भी तो है। मैंने कहा तो ये भी नहीं होगा तो क्या होगा? कौन सा सही हो जाएगा? कितने बैंक दफ्तर नहीं है? तो मैंने कहा देखो जी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 11 बैंक दफ्तर नहीं है। क्लियर है? अब मैं ये मुझसे और भी प्रश्न पूछ सकता था। क्या पूछ सकता था कि कितने बैंक दुकान और दफ्तर दोनों हैं? तो मैं क्या कंफ्यूज हो जाती? नहीं होती ना। क्यों होती कंफ्यूज? कितने बैंक दुकान और दफ्तर दोनों हैं? मैंने कहा देख लो। मैंने कहा कितने बैंक दुकान और दफ्तर दोनों हैं? तो मैंने कहा ये वाला दुकान में भी आ रहा है, दफ्तर में भी आ रहा है और बैंक में भी आ रहा है। तो सात बैंक दुकान और दफ्तर दोनों हैं। 7 बैंक दुकान और दफ्तर दोनों हैं, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता तो। क्लियर है आपको? यहां से बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को सबसे बेहतर रूप से दर्शाता है। चित्रकार, वकील, गायक। चित्रकार, वकील, गायक। अच्छा जी, आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा देखो चित्रकार वकील भी हो सकता है और गायक भी हो सकता है। एक वकील चित्र भी बना सकता है और गायन भी कर सकता है। वकील चित्रकार भी हो सकता है और गायक भी हो सकता है। एक गायक जो है वो वकील भी हो सकता है बाय प्रोफेशन और चित्र भी बना सकता है। कहना क्या चाहती हूँ मैम? मैंने कहा अगर वकील चित्रकार गायक ये एक पर्सन भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा वकील भी हो सकता है और चित्रकार भी हो सकता है। तो मतलब जब एक वकील चित्रकार भी हो सकता है, गायक भी हो सकता है और तीनों ही हो सकता है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर जी? आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। तो कुछ प्रश्न मैंने छोड़े थे, उसमें क्या करना है आपको? खुद से वेन आरेख बनाना है। आपने बोला अच्छा मैं निम्नलिखित प्रश्न में दी गई जानकारी, ठीक है क्या है जानकारी? 450 छात्रों के बारे में जानकारी दी गई है। मैंने कहा ठीक है, दे दी गई जानकारी, जिन्होंने गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा दी। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। मैंने कहा ये तो हो गया गणित, मैं इसको एम ले लिया मैथ्स। मैंने कहा ये इन्होंने दी सामाजिक विज्ञान की। मैंने कहा कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों की दी होगी, SST। और मैंने कहा ये कुछ थे जिन्होंने साइंस की परीक्षा दी, साइंस SCI। सभी विषय में उत्तीर्ण। मैंने कहा देखो जो मैथ में भी पास हो, जो मैथ में भी पास हुआ हो और जो SST और साइंस में भी, वो कितने हैं? 167। अब मैंने बोला देखो मैंने यहाँ पर अलग कलर ले लेती हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर फिर दिक्कत होगी, तो ले लेते हैं हम रेड कलर। कितने हैं यहाँ पर? 167 ऐसे लोग हैं जो तीनों में उत्तीर्ण हो गए। मैंने बोला ठीक है, आपने बोला ठीक है। विज्ञान में विफल हुए, विज्ञान में विफल हुए, गणित में विफल हुए, सामाजिक विज्ञान में विफल हुए। आपने बोला आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा देखो मैं यहाँ पर दोनों तरीके के बना लेती हूँ। बोला मैम उत्तीर्ण का नहीं बना रही? मैंने कहा उत्तीर्ण का भी बना रही हूँ, अनुत्तीर्ण का भी बना रही हूँ। ठीक है। गणित में विफल हुए हैं
दोनों में, तीनों में कितने उत्तीर्ण हुए? 167 तीनों में उत्तीर्ण हो गए। मैंने कहा तीनों में उत्तीर्ण हुए कितने? 167। कितने थे? 450। मैंने कहा 450 में से 167 तीनों में उत्तीर्ण हो गए। मैंने कहा ये 167 तो कहीं फेल नहीं होने के नहीं, तो मैंने कहा बाकी के जो बच्चे फेल होंगे जो इनके अलावा ही होंगे। मैंने कहा हाँ जी। अब मैंने इसमें से क्या किया? माइनस किया। कितना आएगा? 3। 10 में से 3 और 14 में से 6 गए 8, और यहां पर 2। 283 ऐसे बच्चे हैं जो किसी में फेल हो सकते हैं और किसी में पास हो सकते हैं। मतलब अब मुझे किसका देखना है? मैंने कहा अब मुझे सिर्फ ये 283 का देखना है। किसका देखना है? 283 का देखना है, यानी कि 283 का देखना है। केवल विज्ञान में विफल हुए, केवल गणित में विफल हुए। तो इसने बोला कि 167 यानी 167 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। मैंने कहा अच्छा जी। इसने अब पूछा क्या है? मैंने कहा पहले मैं देखूंगी ये पूछ क्या रहा है। ये क्या है? ये साइंस। ये पूछ रहा है कि केवल 2 विषय में। मैंने कहा अच्छा, अगर मुझे ये पता चल रहा है कि केवल एक विषय में कितने उत्तीर्ण हुए। मैंने कहा देखो, केवल एक विषय में, केवल विज्ञान में 52, केवल गणित में 48 और केवल सामाजिक विज्ञान में 62, यानी कि जो एक विषय में पास हुआ होगा वो बाकी के 2 विषय में, केवल एक विषय में पास हो रहा है तो बाकी के 2 विषय में तो वो फेल हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है। आपने बोला हाँ मैम, दिमाग तो सही लगाया आपने। मैंने कहा जो ये लोग हैं, कौन कौन से? जो केवल गणित में पास हुए 48, जो केवल एसएसटी में पास हुए कितने हैं? 62, और जो केवल साइंस में पास हुए 52। ये किन्हीं दो सब्जेक्ट में तो फेल होंगे, 2 विषय में तो फेल होंगे। आपने बोला क्या बात है, बिल्कुल सही। तो मैंने कहा यही वो लोग हैं जो एक ही एक विषय में पास हुए हैं, बाकी के 2 में तो फेल होंगे। तो मैम ये जो डाटा इन्होंने दे रखा है ये क्या है? मैंने कहा ये सब डाटा इन्होंने तुम्हें गुमराह करने के लिए दे रखा है। क्या ऐसा भी ये कर सकते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये अपनी तरफ से दे सकते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमको बस अपने हिसाब से देखना है कि कितनी जानकारी हमारे यूज की है, हमारे फायदे की है, हमारे प्रयोग की है। तो जो 48 प्लस में 52 और प्लस में 62, यही लोग हैं जो कम से कम केवल 2 विषय में विफल हुए हैं। तो 48 और 52 देखो, 2 और 2 4 और 8 और 4 12, हासिल का 1, 6 और 6 12, 12 और 4 16। 162 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल 2 विषय में विफल हुए हैं। मतलब ये तो मजे की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं, होना ही नहीं चाहिए था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला प्रश्न, नए साल की पार्टी में 500 को आमंत्रित किया गया, 200 ने भारतीय खाना चुना, 1050 लोगों ने इटालियन खाना खाया और 100 लोगों ने कॉन्टिनेंटल खाया। 500 बुलाए थे, 500 बुलाए थे जी। हाँ जी बुलाए थे, तो 500 ही थे। अब आप बोलोगे मैंने कहा 200 लोगों ने तो भारतीय खाना खाया, 150 ने इटालियन खाया। मैंने कहा देखो 200 ने भारतीय खाया, 150 ने इटालियन खाया और 100 लोगों ने कॉन्टिनेंटल खाया। कितने हो गए टोटल? आप बोलोगे ये हो गए 450। 450 हो गए। मैंने कहा हाँ जी 450 हो गए। 14 लोगों ने केवल भारतीय और इटालियन दोनों तरह का खाना खाया, 10 लोगों ने केवल इटालियन और कॉन्टिनेंटल दोनों तरह का खाना खाया। मैंने कहा देखो, और 15 लोगों ने केवल इंडियन और कॉन्टिनेंटल दोनों तरह का खाना खाया, 6 लोगों ने 3 तरह का खाना खाया। तो आप मुझे बताइए कितने लोग पार्टी में नहीं शामिल हुए? मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं, सीधी सी बात है, कितने लोगों ने ये खाया, कितने लोगों ने ये खाया। तो मैंने कहा क्या मैं इसमें वैन आरेख बना लूं? आप बोलोगे मैम अगर आप इसमें वैन आरेख बना लेंगी ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा हाँ बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो वैसे ऐसे निकल आएगा लेकिन ऐसे कंफ्यूजन तो होगा ही। देखो मतलब
ये हैं जिन्होंने कॉन्टिनेंटल खाया, ये हैं जो इटालियन खाया, और ये हैं जिन्होंने इंडियन खाया। अब इन्होंने क्या बोला है, 6 लोगों ने तीनों तरह का खाना खाया। मैंने कहा ठीक है, 6 लोगों ने तीनों तरह का खाना खा लिया। अब क्या बोला इन्होंने बोला कि 14 लोगों ने, ये इटालियन है, इटालियन, और ये भारतीय बी दो। अब मैं पहले यहां से देखती हूँ, 14 लोगों ने केवल भारतीय और इटालियन खाया, 14 लोगों ने, ठीक है। उन्होंने कॉन्टिनेंटल को छुआ तक नहीं। बोले बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने क्या बोला, 10 लोगों ने केवल इटालियन और कॉन्टिनेंटल खाया। ठीक है जी, 10 लोगों ने केवल इटालियन और कॉन्टिनेंटल खाया ना, हाँ जी। 15 लोगों ने केवल इंडियन और कॉन्टिनेंटल खाया। मैंने कहा ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने मुझसे बोला था कि 200 लोगों ने भारतीय खाना चुना। मैंने कहा 200 लोगों ने भारतीय खाना चुना था। जिन 200 लोगों ने, इसने ये नहीं बोला कि केवल भारतीय चुना था, नहीं, भारतीय खाना चुना था। तो इसमें ये भी तो शामिल हो गए, कॉन्टिनेंटल वाले, इटालियन वाले। बोले हाँ जी। मतलब 200 में से कितने, 15, 14 और 6, ये भी तो शामिल हो गए। तो कितने लोगों ने खाया होगा भारतीय। मैंने कहा 200 में से 15, 14 और 6 को माइनस कर दूं। मैंने 6 और 14 कितने होते हैं, आपने बोला 6 और 14 20 होते हैं। मैंने कहा 20 और 15 35, मतलब 200 में से 35 घटा दो, कितना आएगा। 200 में से जब हम 35 घटा देंगे तो 165 यहाँ आ जाएगा। आपने बोला ठीक है। मैंने कहा 150 लोगों ने इटालियन खाया। आपने बोला मैम 150 ने इटालियन खाया। मैंने कहा हाँ। तो आपने बोला इटालियन में ये भी तो होंगे। मैंने कहा हाँ जी होंगे। तो क्या होगा, 14 और 6 20, 20 और 10 30। 150 में से जब आप 30 घटा देंगी तो कितने लोगों ने इटालियन खाया होगा, केवल इटालियन कितने ने खाया होगा। आपने बोला 120 ने। मैंने कहा हाँ जी 120 ने केवल इटालियन खाया होगा। मैंने कहा ऐसे आप कॉन्टिनेंटल का देख लो, 100 लोगों ने कॉन्टिनेंटल खाया। मैंने कहा 15 और 6 21, 21 और 10 31। मैंने कहा 31 तो ये भी रहेंगे ना जिन्होंने कॉन्टिनेंटल खाया, ये तो नहीं है इन्होंने केवल कॉन्टिनेंटल खाया। बिल्कुल। तो कितने लोग होंगे जिन्होंने केवल कॉन्टिनेंटल खाया। मैंने कहा देखो 31 घटा दो, यानी कि 69। अब भाई, अब उसने बोला है कितने लोग शामिल नहीं हुए। ये सब तो शामिल वाले थे ना, बाकी के जो बच गए ये लोग जो है, मान लो कि ये जो बच गए ये वो हैं, ये लोग बच गए, ये जो तो कितने लोग बच गए। मैंने कहा इन सबको जोड़ दो। आपने बोला मैम डायरेक्ट भी तो जोड़ सकती थी। मैंने कहा बच्चा मैं डायरेक्ट भी जोड़ सकती थी, लेकिन मैं आपको समझाती कैसे। मैंने कहा देखो, मैंने कहा पहले इनको जोड़ लो। मैंने कहा ये तो अलग से जुड़ने नहीं है। मैंने, आपने बोला नहीं। 6 और 14 20, 20 और 10 30, 30 और 15 कितने हो गए, 30 और 15 हो गए जी आपके 45। कितने हो गए, 45। मैंने कहा हाँ जी 45 तो ये हो गए। आपने बोला और, मैंने कहा और 120, 165, 120 और 165 और 69। मैं जोड़ दू, 5 और 5 10, 10 और 9 19, हासिल का 1। 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 6 18, 18 और 1 19, हासिल का फिर 1, हासिल का फिर 1। कितने आ गया, 1 और 1 2 और 1 3, 399। कितना आ गया, 399। क्या 399 ही आएगा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 6 और 14 20, 20 और 10 30, 30 और 5 15, 30 और 15 45, 45 और 120। मैंने कहा 45 और 120 हो गए आपके, 45 और 120 हो गए 165। मैंने कहा 165 और 165 और 69। मैंने कहा 5 और 5 10 और 9 19, हासिल का 1। 6 18 और 1 9 19। आपने बोला ठीक है। 399 लोग आए थे पार्टी में, तो कितने लोग शामिल नहीं हुए। मैंने कहा कितने आने थे, मैंने कहा 500 आने थे। कितने नहीं आए,
बोले सगुन था क्या, बिल्कुल 101 नहीं आए। आपने बोला क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा देख लो, 1, 10 में से 1, 9 में से 0, 101 ऐसे गेस्ट थे जो आए नहीं। पार्टी में कितने लोग नहीं आए, 101 नहीं आए। क्लियर है, क्लियर है क्या आपको सभी को, क्लियर है? तो ये था आपका वेन आरेख, समझ में आया? आपके इतने से बाहर कोई भी वेन आरेख में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, नहीं तो वेन आरेख के बहुत एडवांस सवाल भी होते हैं, लेकिन इतने से ज्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर है? ओके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।